खबर से है जहां कुंडा थाना क्षेत्र के पास एक ज्वेलरी दुकान में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। थाना से महज 30 मीटर दूरी पर चोरी होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। चोर दुकान का वेंटिलेशन तोड़कर अंदर घुसे और कीमती जेवर लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक नकाबपोश चोर दिखाई दे रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कि सामान हमको डिलीवरी देना था पार्टी को, तो जब आते देखते मेरा दुकान का ढेर टूटा हुआ है, सारा सामान दुकान से गायब है। बस थाना 30 मीटर मुश्किल से थाना के सामने में, कुंडा थाना के सामने पत्ते जैसा है, व्हाइट शर्ट पहने हुआ था और ये यंग लड़का है, ज़्यादा कोई मोटा ताजा नहीं है सर। हम ऊपर नकाब पहने हुए था, कहीं कहीं आगे दिख रहा है, कहीं चेहरा आधा। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां के चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 1.5 किलोग्राम अफीम, 7 लाख रुपए नकद और लग्जरी कार के साथ ही एक बाइक और 2 फोन भी बरामद किए हैं। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। चौपारण में अहरी गांव में तो अरविंद के घर में अफीम खरीदने के लिए जा रहा था, जिसको वो राजस्थान ले जा रहा था। ये दोनों लोग बोलेरो में राजस्थान के एक पूनाराम का जो चालक, जो जिला जोधपुर का रहने वाला है, और रामलाल जो जिला बलोत्रा राजस्थान का रहने वाला है। बड़ी खबर आपको चतरा से बताते हैं, जहां कुंडा थाना क्षेत्र के गेंदरा गांव में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। दरअसल देर रात बदमाशों ने एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक कार मालिक अपनी पत्नी के इलाज के लिए रांची गए हुए थे और इसी दौरान खाली घर का फायदा उठाकर बदमाशों ने कार में आग लगा दी। बाइक से आए 2 संदिग्ध पर आगजनी का शक जताया जा रहा है। घटना में कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब खबर देवघर से है, जहां चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला जसीडीह थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया। मकान मालिक अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे और घर को खाली देखकर चोरों ने नकदी समेत जेवरात और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोरी गए सामान की कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। चोर सीसीटीवी कैमरे की DVR को भी अपने साथ ले गए। सूचना पर जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो सबसे पहले जो है ना, हम इधर आए, रसायन का एक झलक देखें, झलक के क्या आज नहीं है, तो हम जैसे आए तो देखे सब मिट्टी गिरा हुआ है। तो हमको लगा कि ये कैसे मिट्टी इस जगह रख दिया है, ये गाड़ी से निकालता, साफ सुफ नहीं करता है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, देखे एक ताला गिरा हुआ था। जैसे ही ताला गिरा हुआ देखे तो मेरा मियाज चक गया कि क्या हुआ है। तब हम इसका गेट की तरफ ध्यान दिए तो देखते हैं खुला एकदम सब टूटा हुआ है, सब ये है। तो प्रमोद जी हमको बोला कि प्रमोद फोन किया सर, बोला जाइए वहाँ। प्रमोद जी वीडियो कॉलिंग करके हमको दिखाया, ताला वहाँ काट दिया पूरा। तब वहाँ से माध्यम के 2 आदमी छोड़ के आए वहाँ से। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अस्पताल के लिए 94 पैसे की दवा की खरीद 18 रुपए में की है। स्वास्थ्य मंत्री ने 18 गुना ज्यादा दाम में दवा खरीदी है। बीजेपी ने इस पूरे मामले की जांच और स्वास्थ्य मंत्री पर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। झारखंड को कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने लूटने के लिए आया है। आप देखिए, सिर्फ 94 पैसा का दवाई जब आपको मिल रहा था तो आपने 18 रुपए में वही दवाई का खरीद किया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री को मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें तुरंत बर्खास्त करें। अब बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा, इन पर FIR करें कि जनता का पैसा को इन्होंने 18 गुना में सामान खरीदकर बंदरबाट किया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर दवा खरीद मामले में आरोप लगने पर झारखंड कांग्रेस ने उनके बचाव में उतर गई है और कांग्रेस ने कहा है कि दवाओं की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से हुई है, जिस माध्यम से राज्य सरकार दवाओं की खरीद करती है। हालांकि कांग्रेस ने ये जरूर कहा कि दवाएं किन परिस्थितियों में खरीदी गई, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए।
तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में ये दवाइयां ली गई और दरों में क्या इसमें है। सीधे इसमें स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे का बात कहां से आता है? स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए कोई दोषी नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जरूर इन विषयों को देखेंगे और उसकी जांच करेंगे। दिवंगत गुरुजी शिबू सोरेन को 23 जून को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। स्वर्गीय गुरुजी की ओर से राष्ट्रपति के हाथों ये सम्मान उनके पुत्र और सीएम हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे। जेएमएम ने इसको लेकर केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया और साथ ही एक टीस भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गुरुजी को भारत सम्मान मिलता तो ज्यादा खुशी होती। वहीं बीजेपी ने भी केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आदिवासी समाज को सम्मान देने का काम पीएम मोदी ही कर सकते हैं। मन में कि भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए थी, परंतु चलिए, जिन कारणों से भी ना मिला, आज भी वो हकदार हैं उस उपाधि, उस सम्मान के। लेकिन फिलहाल जो सम्मान केंद्र सरकार दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार को। और हर्षोल्लास का दिन पूरे झारखंड, और झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर भी जो खबर तो है कि जाना है, माननीय मुख्यमंत्री खुद वो सम्मान ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार कभी भी बदले की भावना या पक्ष विपक्ष नहीं देखती है। जिनका जो सम्मान करने का जिनको हक है और जिनको जो जगह है उन्हें देती है। और ख़ास करके मोदी जी झारखंड के लिए और झारखंड वासियों के लिए वो सदा खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। आज अगर उन्होंने शिबू सोरेन जी को सम्मान करना का बीड़ा उठाया है तो उन्हें मैं भी भाजपा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और जेएमएम को समझना चाहिए कि अगर उनको कोई सम्मान देगा तो भारतीय जनता पार्टी ही देगा। संथाल परगना झारखंड का वो इलाका जहां एक बार फिर से घुसपैठ और डेमोग्राफी की बहस तेज हो गई है। बीजेपी का दावा है कि साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका और देवघर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से जनसंख्या का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने इसे सिर्फ जनसंख्या का नहीं बल्कि आदिवासी पहचान, सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है। और आखिर क्या है वो आंकड़े और दावे जिनको लेकर संथाल परगना की राजनीति गर्मा गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। संथाल परगना में घुसपैठ की बहस, 6 जिलों की डेमोग्राफी पर सवाल, बीजेपी ने उठाया बड़ा मुद्दा, आदिवासी आबादी घटने का दावा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर सियासी केंद्र में है। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की सीमाओं और गंगा के जल मार्गों का इस्तेमाल कर सालों से अवैध घुसपैठिए संथाल परगना में प्रवेश करते रहे हैं। उनका दावा है कि साहिबगंज और पाकुड़ जैसे सीमावर्ती जिले घुसपैठियों के प्रवेश द्वार बने और धीरे धीरे इसका असर पूरे संथाल परगना क्षेत्र पर दिखाई देने लगा है। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ अवैध प्रवेश का मामला नहीं बल्कि क्षेत्र की सामाजिक संरचना और जनसांख्यिकीय संतुलन से जुड़ा गंभीर विषय है। एक एक घुसपैठिए जो चाहे वो फर्जी तरीके से मतदाता सूची का हिस्सा बने या पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार के द्वारा जो लगातार घुसपैठ के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है, उसके कारण से जो पलायन हो रहा है, उसका चरागाह झारखंड को न बनने दे और घुसपैठ पर एक कठोर नीति बना करके उस दिशा में पहल करने का काम करें। अनंत ओझा ने जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 6 दशकों में संथाल परगना की आबादी के स्वरूप में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उनके मुताबिक जहां आदिवासी आबादी का प्रतिशत लगातार घटा है, वहीं मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1951 में आदिवासी आबादी 44.67% और मुस्लिम आबादी 9.44% थी और 2011 में आदिवासी आबादी घटकर 28.11% हो गई। वहीं मुस्लिम आबादी बढ़कर 22.73% हो गई। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ये बदलाव सामान्य जनसंख्या वृद्धि से कहीं अधिक है
और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर समय रहते इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव और गहरे हो सकते हैं। संथाल परगना की बदलती तस्वीर को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। एक तरफ घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव के गंभीर दावे हैं, तो दूसरी तरफ इन दावों की सच्चाई को लेकर सवाल भी खड़े हैं। लेकिन इतना तय है कि संथाल परगना की आबादी, पहचान और भविष्य को लेकर छिड़ी यह बहस अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर जनचर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा झारखंड की राजनीति में और कितना असर डालेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है, कई आदिवासी संगठन का गोलबंद परिसमन के खिलाफ गोलबंद होगा। 2 अगस्त को आदिवासी संगठनों का महाजुटान होने वाला है। परिसमन के खिलाफ ये महाजुटान होगा। आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता इसमें हिस्सा लेंगे। और इस बीच बंधु तिर्की ने बयान दिया है कि आदिवासियों के बीच भेदभाव पैदा करने और दीवार खड़ी करने में किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सभी संगठनों को एकजुट होकर रहने की अपील की है। परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा झारखंड प्रदेश दूसरे प्रदेश से बिल्कुल अलग है। इस राज्य को आदिवासी प्रदेश के रूप में जाना जाता है और इस राज्य का निर्माण ही आदिवासियों के लिए हुआ है। अब जो परिसीमन होगा उसमें यह है कि आदिवासियों का सीट घटे नहीं, बढ़े लेकिन घटे नहीं, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर आता है, शेड्यूल इलाका भी है। और अगर आप देखेंगे जनसंख्या के अनुपात में तो राज्य के आसपास के हिस्से में आपका जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन, बाहर से आए हुए पॉपुलेशन का बढ़ा हुआ, उसकी आबादी बढ़ी हुई है। राज्य में परिसीमन को लेकर सियासत जोरों पर है। खासकर आदिवासी संगठनों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। 2 अगस्त को आदिवासी संगठनों की ओर से रांची में महाजुटान का आयोजन किया गया है। जेएमएम ने परिसीमन को एक षड्यंत्र बताया और कहा कि इसके पीछे आदिवासी सीटों में कटौती की तैयारी की जा रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि राज्य में आदिवासी सीटों में कटौती कभी नहीं की जा सकती है। परिसीमन एक ऐसा षड्यंत्र है, खास करके झारखंड के लिए। आदिवासी सीटों को घटाने का एक कुचक्र, एक साजिश, और उस साजिश को हम लोगों ने पहले भी नाकाम किया है। तमाम लोगों ने, तमाम संगठनों ने, और हमारी पार्टी तो विशेष तौर पर इसको एक ज्वलंत मुद्दा हमारी पार्टी के नज़र में है। और आदिवासियों का अस्तित्व बचाने की दिशा में झारखंड को कोई अन्य राज्य अपना उपनिवेश न बना ले, इसलिए ये प्रयास आवश्यक है। मैं आदिवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि जेएमएम आपको बरगला रहा है, या कोई भी पार्टी अगर आपको इस तरह से बरगला रहा है तो आप उस पर मत जाइए। मोदी जी पर विश्वास रखिए और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बनाया है, संवारने का काम और इसे बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। आदिवासियों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी जानती है। और इस तरह से आपको एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक भी सीट आदिवासियों का कम नहीं करेगी। यह इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपके मन में आंदोलन है, आप कीजिए, परंतु यह आपका आंदोलन व्यर्थ ही होगा। अगली खबर रांची से है, जहां नामकुम प्रखंड के सीटीओ, पंचायत सचिवालय सचिव, मनरेगा सचिव सरकारी आदेश के बावजूद पंचायत भवन में पंचायत कर्मी नहीं बैठते हैं, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचायत सचिवालय से कर्मचारियों का नदारद रहना एक गंभीर समस्या बन गया है, जिस वजह से ग्रामीणों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। को लेकर के पंचायत भवन का निर्माण किया जाता है। पंचायत भवन में जब सरकारी कर्मचारी ना पहुंचे तो आम आदमी का काम कैसे हो। मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं आपको पंचायत सचिवालय का। आप देखें कि यहाँ पर जो मुखिया हैं,
उनके दफ्तर में ताले लगे हुए हैं। मुखिया खैर जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन सरकार के सरकारी कर्मचारी ही है, पंचायत सचिव, इनके दरवाजे पर भी देखिए ताले लगे हुए हैं। जब ये नहीं आएंगे तो आम आदमी का काम कैसे हो। सरकार से ये वेतन उठाते हैं लेकिन समय पर नहीं आएंगे। अब कब आते हैं कब जाते हैं इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, चूंकि ये ना कहीं पंच करते हैं और ना कहीं रजिस्टर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। चूंकि जब इनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं थे, आप क्यों नहीं आए, तो इनका जवाब अमूमन यही होता है कि मैं सीओ के यहाँ मीटिंग में गया था, मैं डीसी की यहाँ मीटिंग में गया था। यानी मीटिंग आप करते रहिए लेकिन काम आम आदमी का नहीं होगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। खबर जामताड़ा से है, जहां टेस्ट जुरिया पंचायत में ग्रामीणों ने सरकारी योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना और दीदी बाड़ी योजना में भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीण सर्वसम्मति बैठक की गई। ग्रामीणों का कहना है कि कई गरीब और पात्र परिवार आज भी योजना के लाभ से वंचित हैं, जबकि पक्के मकान वाले लोगों को भी लाभ दिया जा रहा है। लाभ दिलाने के नाम पर पैसे मांगने और मजदूरी मद की पूरी राशि नहीं मिलने की शिकायत भी सामने आई है। साथ ही दीदी बाड़ी योजना में बिना काम के राशि निकासी का आरोप भी लगाया गया है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि जयराम हेमब्रम ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भ्रष्टाचार पंचायत में चरम सीमा पर है। हम लोग उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम लोग एक जन जागरण आंदोलन करेंगे कि हर गांव को हर व्यक्ति को जागरूक करेंगे कि भ्रष्टाचार किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से ये लोग कर रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा। पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग का चर्चा भी हुआ। खास करके अबो आवास में भ्रष्टाचार चल रहा है, पीएम आवास में भ्रष्टाचार चल रहा है। योग्य व्यक्ति इसमें वंचित हो रहा है। जो योग्य व्यक्ति नहीं है, सरकार का जो गाइडलाइन के विरुद्ध ये लोग काम कर रहा है। दूसरी बात है, आवास के जो हो रहा है तो लाभुक को जो 20,000 रुपये मजदूरी के मद में मिलता है, जो लाभुक को नहीं मिलता, बिचौलिया का द्वारा ये पैसा का बंदरवाट होता है। आपका माध्यम से जो मेरे को ये किया है, संज्ञान में आया है, तो उसको हम अभी तक नहीं देखे हैं, तो जांच करके हम फिल्म में उतारेंगे, देखेंगे। जो दोषी है, जो ये किया है, उसको तो जरूर ये होना चाहिए। रेलवे बोर्ड के कड़े आदेश के बाद पूरे देश में जन विश्वास अधिनियमों का संशोधन अधिनियम 2026 लागू कर दिया गया है। इसके तहत रेलवे अधिनियम 1989 की कई मुख्य धाराओं को पूरी तरह बदल दिया गया है, जिसके तहत बिना टिकट यात्रा, महिला कोच में प्रवेश और गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना लगेगा, यानी जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक महिला कोच में यात्रा करते पकड़े जाने पर पुरुष यात्रियों से 2500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे परिसर या कोच में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर 2000 रुपए, उपद्रव करने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। बिना टिकट या फिर गलत टिकट या फिर निर्धारित दूरी से ज्यादा यात्रा करने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आरपीएफ और अधिकृत रेलवे अधिकारी मौके पर जुर्माना वसूल कर सकेंगे। देखिए संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। ये बहुत अच्छी पहल की गई है रेलवे के द्वारा। इससे जो महिला अनसेफ भी फील करती है बोगी के अंदर, वो भी अनसेफ फील नहीं करेगी। जैसे रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान बहुत दुर्घटनाएं भी होती है, तो उससे भी बचाव होगा यात्रियों का। ये अच्छा किया गया रेलवे का। रेलवे ने 1989 के एक्ट में बड़े बदलाव किए हैं। अब जन विश्वास एक्ट के तहत इसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। खास करके धारा 137 में बिना टिकट या गलत टिकट या निर्धारित स्थान से स्टेशन से आगे तक की यात्रा करने पर अब 250 की जगह 500 रुपये का फाइन किया जाएगा। इसी तरह 144 धारा में बिना लाइसेंस के
रेलवे परिसर या रेलवे कोच में खाद्य पदार्थ बेचने जाने पर 2,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। जबकि धारा 145 में रेलवे स्टेशन और कोच में उपद्रव करने पर पहले 500 का फाइन लिया जाता था। इस फाइन को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। धारा 147 में जबरन रेलवे लाइन या रेलवे क्रॉसिंग को पार करने पर पहले 500 का दंड लगाया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। जबकि महिला बोगी में कोई पुरुष अगर यात्रा करते पकड़ा जाएगा तो अब उससे 2,500 रुपये का फाइन लिया जाएगा। पहले ये फाइन 500 रुपये का था। और इसमें सबसे बड़ा ये बदलाव ये किया गया है कि रेलवे में अधिकृत पदाधिकारी या आरपीएफ द्वारा फाइन की वसूली की जाएगी। फाइन नहीं देने की स्थिति में आरपीएफ या रेलवे के अधिकृत अधिकारी न्यायालय में संबंधित व्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अगली खबर बोकारो से है, जहां सरकारी बस स्टैंड आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। 1970 में शुरू हुए इस बस स्टैंड से पहले हर दिन करीब 40 बसें बिहार और झारखंड के शहरों के लिए चलती थी, लेकिन संपत्ति बंटवारे के बाद इसका संचालन बंद हो गया है। करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति और करीब 6 एकड़ जमीन अब वीरान पड़ी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। बोकारो एक औद्योगिक नगरी है, लेकिन ये माने कि आवागमन का इतना यहाँ पे दिक्कत है। और सबसे पहले बात की आप देख रहे होंगे आसपास जितना जो निर्माण था ये सब टूट चुका है पूरा। यहाँ पे अब जितने भी आसपास के जो नर्सरी हो गए, जो माने असामाजिक लोग भी यहाँ पे आके जो गंदा कर रहे हैं, बोतल फेंक दे रहे हैं, जो पीते वगैरह है, तो एक तरह से दुर्भाग्य है यहाँ का कि इतना आधुनिक शहर हो के आज तक की इस सरकारी जो बस स्टैंड जो आज तक नहीं बन पाया। ये बंद हुआ है। जब झारखंड सरकार और बिहार का बंटवारा हो गया उसके बाद यहाँ बंद हो गया। यहाँ लगभग 40 बसें चलती थी। यहाँ से दरभंगा भी जाता था, छपरा भी जाता था, सिवान भी जाता था, बक्सर जाती थी और टाटा, रांची, रामगढ़ सब गाड़ियां चलती थी। चाईबासा के बंदगांव प्रखंड के डोमरा गांव के किसान हेमंत हेम्ब्रम खेती के क्षेत्र में नई मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 10 साल में लगभग 2 एकड़ जमीन में आम्रपाली, दशहरी और अन्य उन्नत किस्म के आम की खेती की है। इससे उन्हें हर साल अच्छी आय होती है। अब हेमंत हेम्ब्रम ने ड्रैगन फ्रूट की खेती भी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने खेत में लगभग 400 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं। हेमंत का कहना है कि उनकी सफलता को देखकर गांव के दूसरे किसान भी आम और ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। और इसके साथ ही